हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज मुझे इन्फॉर्मेशन जैसा मिला है, बहुत अच्छा लगा सुन के कि काफी सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा भी बोले कि सर इजीली मोर देन 95 प्लस आ जाएगा, इजीली मोर देन 95 प्लस आ जाएगा। सुन के बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें। कुछ बच्चों का कहना था सर इसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा आ गए थे। अब इसी बात को लेके मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। मैंने कहा ना, पहले पेपर एनालिसिस करते हैं, बाद में सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सॉल्यूशन तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। बट थोड़ा सा पहले ही कुछ एनालिसिस कर लेते, कुछ समझ लेते हैं। मैंने इसके पहले मतलब जो भी आईएमपीज मैंने बताया था, मैंने आपसे पहले ही कहा था, प्रीवियस क्लास में भी जब इकोनॉमिक्स का मैंने बनाया था तब भी मैंने कहा था कि दो क्वेश्चन ऐसा था कि जो जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया था, यानी ऐसा भी नहीं था कि मैंने 100 मार्क्स को लेके बोला। मैंने क्लियरली बोला कि जो टोटल 127 मार्क्स का आया था उसमें से दो क्वेश्चन ऐसे थे, एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। यानी देखा जाए तो सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा था जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आया था, जो मैंने बाय मिस्टेक टिक नहीं करवाया था। बट इकोनॉमिक्स की अगर सॉरी ओसी की अगर मैं बात करूं, ओसी में तो वो भी नहीं हुआ। ओसी में तो जो क्वेश्चंस मैंने बोले थे कि आप इस क्वेश्चंस को कर लेना, या मैंने कभी बाय मिस्टेक भी बोला था कि ये क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आए। एमसीक्यू तो एकदम लप्पू झप्पू टाइप का था, एकदम कहते हैं ना, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट वाले टाइप का था, दिमाग लगाना ही नहीं था, ओनली कॉपी एंड पेस्ट। 1 मार्क्स में थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक एक दो दो लाइन लिखना था, तो वो थोड़ा बर्डन वाला था। आई थॉट कि एक एक पॉइंट वाले आएंगे तो ज्यादा बेटर रहता, मतलब ऐसा लगा कि अगर एक एक पॉइंट वाले आते तो ज्यादा ठीक रहता। बट वो लिखने वाले ज्यादा आ गए थे, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं है। एज ओवरऑल पेपर जो था वो काफी इजी था। इवन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर मैं आपको वो दिखाऊं, ठीक है, स्टेटमेंट वाले अगर मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं, दिख जा भाई, हाँ। ये रहा यहाँ से। जैसे प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो ये आपको याद होगा जब मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहा था। अगर आपको अच्छे से ध्यान से सुना होगा तो जब मैं इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहा था तो उस टाइम पे जब मैं क्वेश्चन स्टिक करवा रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि आपको ये इन टॉपिक्स पे काफी ध्यान देना है। जैसे प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस, ऐसे मैंने वर्ड यूज किया था। और ये कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑनर्स कैपिटल एंड डेट्स। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप इन सारी चीजों पे फोकस करना। इवन अगर हम बात करें जो लेंदी क्वेश्चंस है, तो लेंदी क्वेश्चंस में भी कोई टॉपिक ऐसा नहीं था कि जो हम लोगों ने कवर अप नहीं किया हो। इवन ये ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट इट्स अब्सेंस इज मोर, सो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ये तो मैंने पेपर में भी पूछा था। काफी सारे बच्चों ने बोला भी कितने तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते जितने अमित सर पूछ ले रहे हैं एग्जाम में। बट मैंने कहा था भाई आते हैं, आएंगे, जरूर आएंगे, और आया भी। अच्छा लगा देख कि पेपर जैसा सोचा था उसके। आप लोगों का रिस्पॉन्स जरूर बताना कि आप लोगों का पेपर कैसा गया है। ये तो वो है जो मेरे आसपास रहते हैं या जो कहते हैं कॉन्टेक्ट में है, उन लोगों ने बताया है। बट मेन क्या है, आप लोग भी बताओ कि पेपर ओवरऑल कैसा गया है, अच्छा बुरा जो भी है। आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, एस्टिमेटेड मार्क्स का जो भी आप सिचुएशन शेयर करना चाहो वो शेयर कर सकते हो। फिलहाल चलते हैं सॉल्यूशन पे, और इसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ पूरा, मतलब सेक्शन वाइज का, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का ओनली। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द मेथड दैट पुट्स नॉलेज इजीली इनटू प्रैक्टिस कॉल्ड। तो ये तो आर्ट्स है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा है। आर्ट मतलब आर्ट्स मैंने लिख दिया ऐसे, बट आर्ट होगा ये। तो ये क्वेश्चन बहुत बार है, मैंने पूछा भी था कि ये नॉलेज, ये साइंस और आर्ट्स में क्या है और आपको क्या वर्ड याद रखना है। मैंने कीवर्ड्स बहुत याद रखने के लिए बोला था, और ये वही कीवर्ड है। तो भाई जो नॉलेज पुट करता है वो हो जाता है आर्ट्स होता है, राइट। फिर हु वाज द प्रमोटर ऑफ न्यो क्लासिकल थॉट्स, तो न्यो क्लासिकल थॉट्स में आ जाएगा एल्टन मायो का। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पर ये आया था। उसके बाद थर्ड है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। मैंने कहा था कि प्लानिंग वाले प्रोसेस में आप इसको अच्छे से रीड करना, फर्स्ट लास्ट वाला डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, और 1 मार्क्स में आ ही गया है। सो आंसर क्या होगा, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर नंबर 4 में है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, आई मीन बोर्ड वालों का। और वो आंसर क्या है इसका, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट शुड बी इंप्लीमेंटेड टू प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर्स। ये हमने डिस्कस किया था, अगर आपको फ्यूचर मैनेजर्स डिसाइड करना है, प्रिपेयर करना है, तो आपको उनको काम देना पड़ेगा, आप उनको सिचुएशंस देनी पड़ेगी कि वो भी सीखे, वो डिसीजंस ले। तो वो किस में हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन। और ये डिसेंट्रलाइजेशन भी पॉसिबल होता है कि आप जो आपके एम्प्लॉइज हैं, आप उनको काम दो, वो डिसीजंस ले, गलती करे, सीखे, राइट। नेक्स्ट है, द प्रोसीजर अप टू ऑब्टेनिंग कैंडिडेट एप्लीकेशन इज। ये क्वेश्चन आज मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, आई रिमेम्बर 1 बजे के आसपास मुझे उसने पूछा था कि सर इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रिक्रूटमेंट फंक्शन, और लकीली वो आ भी गया है। अच्छा लगा, बेचारी को खुश भी हो गई होगी। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंपार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड्स। तो ये तो मैंने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछा था, और थियोरिकल में भी 3 मार्क्स वाले में भी पूछा था। उसमें काफी बार मैंने पूछा था कि डेवलपमेंट के बारे में, तो उसमें डेवलपमेंट का एक्सप्लेन करना था, व्हाट इज डेवलपमेंट। 3 मार्क्स में था तो पूरा एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे एमसीक्यू में आ गया है, तो ओवरऑल देखा गया तो वैसे ही हुआ है। इन विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरवाइज रूल्स एंड एनालिसिस आर इंक्लूडेड। तो आपका जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, सुपरविजन। तो ये सारी चीजें किसमें होती है, सुपरविजन में होती है।
फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप अगर आपको चाहिए, मतलब अगर लीडर हो तो लीडर के साथ क्या होना चाहिए, सबऑर्डिनेट्स का होना जरूरी है। अगर सबऑर्डिनेट्स नहीं है तो लीडर का कोई मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट। जब भी क्वेश्चन पूछेगा बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट, तो जो उसका आंसर होगा वो हो जाएगा कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग का ही काम होता है कि जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं, जो आपका रिजल्ट मिलने वाला है, उसके बीच में क्या करना, बैलेंस मेंटेन करके चलना। फिर नेक्स्ट में है ऑन विच कंसेप्ट इज द अप्रोच टू द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेस्ड। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है जो बेसिकली बेस्ड है कैश फ्लो पे। बहुत सारे बच्चों ने, मुझे एक दो इन्फॉर्मेशन मिली, उन लोगों ने बोला सर प्रेजेंट वैल्यू वेल्थ भी तो हो सकता है, तो द फैक्ट इज की प्रेजेंट वैल्यू वेल्थ नहीं होगा। उसका रीजन है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ का फॉर्मूला यूज होता है, उसमें से प्रेजेंट और इन्वेस्टेड का माइनस करके हमको मिलता है एनपीपी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। बट क्लियरली बुक में मेंशन है कि ये जो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसलिए इसको याद रखना है, उसमें लिखा भी है अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड नहीं होता, बल्कि किस पे बेस्ड होता है, कैश फ्लो पे बेस्ड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस, तो ये तो बहुत फेवरेट है, डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस कैपिटल बजटिंग। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, हु रेगुलेट्स ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। मनी मार्केट है और आपका शेयर मार्केट है, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट जिसको बोलते हैं। तो मनी मार्केट आ जाएगा आपका आरबीआई और सेकेंडरी मार्केट आ जाएगा आपका सेबी या शेयर मार्केट। फिर नेक्स्ट है मार्केट फॉर सेल ऑफ न्यू इश्यू सिक्योरिटीज। तो याद रखना न्यू की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है, प्राइमरी मार्केट है। और स्टॉक एक्सचेंज कब होगा, जब ऑलरेडी इश्यूड शेयर्स को जब सेल परचेस करते हैं तो लिख सकते हो सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मेन टारगेट क्या होता है, मेकिंग द प्रोडक्ट मोर ड्यूरेबल, नो, मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ का कोई लेना देना नहीं, प्रोडक्ट कैसे भी मैन्युफैक्चर करो आप, वो ब्रांडिंग से कोई लेना देना नहीं है। एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, तो एडवर्टाइजमेंट में जाएगा, ब्रांडिंग में जाने की क्या जरूरत है। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग कंपनीज प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपटीशन। आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग दिखना जरूरी है, तो उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को एक नाम देना पड़ेगा, आपको एक ब्रांड देना पड़ेगा, राइट। फिर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड गारमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। गारमेंट्स का मतलब क्या, बेचारे को कपड़ा वपड़ा पहना रहे, तो कपड़ा किसमें पहना रहे, तो वो तो पैकिंग होगा। तो ये तो कितना जनरल, मैंने कहा ना कि सोचने की जरूरत ही नहीं है, इवन बाय यूजिंग कॉमन सेंस बहुत सारे आंसर्स मिल जा रहे हैं, दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ आपको कॉमन सेंस यूज करना है। नेक्स्ट है हु हैज इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। ये तो क्वेश्चन नहीं देते तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन ठीक है, गांधी जी दिया है तो गांधी जी, याद रखना इंदिरा गांधी नहीं, गांधी जी होगा, महात्मा गांधी वाले गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी वाली नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 1986 की बात करें, देखो ये वाले में इट मे पॉसिबल बच्चे जो है वो देखो जो बहुत ज्यादा पढ़े होंगे लेकिन कहते हैं ना कि क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया होगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, तो 1986 वाले में बेसिक नीड्स नहीं है, बेसिक नीड्स इंक्लूड किया था यूएनओ ने, ठीक है, ये बाद में यूएनओ ने दो नीड और इंक्लूड कर दिया था, तो ये उसमें आ जाएगा, एक बेसिक नीड और एक हाइजीन वाला। तो ये कब इंक्लूड किया था, यूएनओ ने। तो इसका आंसर जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा वो हो जाएगा बेसिक नीड्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, मेंबर्स ऑफ बीच कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाएगा आपका नेशनल लेवल का, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का तो डिस्ट्रिक्ट ही आता है, लेकिन इसका जो स्टेट ही आएगा, पर नेशनल लेवल की जब बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ होता है उसमें। फिर नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो केम इनटू एग्जिस्टेंस होगा, वो ज्यादा बेटर है, नहीं कम इनटू एग्जिस्टेंस, सॉरी सही है, कम इनटू एग्जिस्टेंस। सो आंसर हो जाएगा इसका 1955। ये मैंने कहा था कि आपको जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड कर रहा था, तो मैंने कहा था कि उसमें काफी सारे पॉइंट है, जैसे वेट वाला है, उसके बाद ये इसेंशियल कमोडिटीज वाला होगा, काफी सारे उसमें टॉपिक्स लगभग 4-5 है। मैंने कहा था कि उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एक ही आ गया है, ठीक है। तो ओवरऑल एमसीक्यूज देखा जाए तो एमसीक्यूज बहुत अच्छा था। आप अपना रिस्पॉन्स देके बता सकते हो कि आपके कितने एमसीक्यूज राइट हुए हैं 20 आउट ऑफ में से, और जो भी राइट हुआ है डजंट मैटर, आपका आपने अच्छा किया है, आपने मेहनत की, आपने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, ऐसा मान के चलना, खुश होके ही रहना, ठीक है। बाकी आप अपना रिव्यू जो है वो शेयर कर सकते हो। इवन जो आपका नेक्स्ट पेपर है अकाउंट्स, उसके लिए भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सब कुछ बता दूंगा कि आप पूरा कहते हैं ना 0 to 0 प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। ईच एंड एवरी पॉइंट, 1 मार्क्स का हो, एमसीक्यूज का हो, क्वेश्चंस का हो, पेपर कैसे लिखना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगा। इवन पॉसिबल होगा तो मैं आपको एक पेपर भी दिखा दूंगा कि आप अपने मार्क्स को कैसे बचा सकते हो, वो मैं आपको दिखा दूंगा एग्जाम से पहले। अब बीच में नहीं दिखाऊंगा, एग्जाम से पहले मतलब 2 दिन की गैप है ना, तो उस टाइम पे मैं दिखा दूंगा। फिलहाल चलते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी मैंने पहले लिख लिया, एज मुझे लगा थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे।
इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन थे ना वो थियोरिटिकल थे, लाइक कहते हैं डेफिनेशन टाइप के। तो डेफिनेशन टाइप का जो इश्यूज है ये है कि अगर आपने मैच करता हुआ भी लिखा होगा तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा, इसलिए आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मैच करता हुआ भी लिखा होगा तो, अगर मैच करता हुआ भी नहीं लिखा होगा तो बात अलग है। बाकी इसमें देखो कि कुछ ज्यादा है नहीं। इसमें जैसे सर का फुल फॉर्म जो पूछा था, CERC, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर हो जाएगा ये, ठीक है। पब्लिसिटी का मतलब एनी फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में। तो ये तो नॉर्मल है, इसलिए इसका मैं लिख भले दिया है लेकिन एक्सप्लेनेशन करने कोई रीजन नहीं है। एज ये नॉर्मल क्वेश्चन है, वेटिंग लिस्ट क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं फिक्स कैपिटल का। ये कंपोनेंट्स भी मैंने टिक करवाया था, लकीली मैंने अभी चेक किया, मैंने ये भी टिक करवाया था कि भाई आप इसको रीड कर लेना। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि बताओ यार, कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में से चीजों को टिक करवाया है और उसमें से भी आ गया, ये अच्छा लगा देख के कि 1 मार्क्स वाले में भी फंसा है। फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी। तो पॉलिसी वाला जो है ये मैंने बताया था कि आपका जो एलिमेंट्स है प्लानिंग का उसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो एक आ गया है। फिर मैनेजमेंट तो नॉर्मल है, डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन यही है चैप्टर का, आई मीन आपकी बुक का, तो ये तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल सेक्शन बी भी काफी अच्छा है। और सेक्शन ई की सेक्शन सी और डी तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। ई में भी जो था आपका, जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने डिस्कस नहीं किया हो। जैसे ये मैंने एक बार बच्चों को बोला था कि भाई डिफरेंट लेवल्स आ सकता है, तीनों का तीनों साथ में आ सकता है, तो याद रखना। प्लानिंग का भी ये बताया था मैंने, प्रोसीजर वाला तो मैंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। फिर डिफाइन डायरेक्शन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी पूछा था मैंने। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों पूछा था। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मैंने कहा था कि दो चीजें इसमें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और इसके राइट्स है, ये दोनों आप रीड करके रखना, और दोनों में से एक आ गया है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए पेपर तो जो है वो बहुत अच्छा आया था। अब इसमें से कैसा कि आप लिखे कितना हो वो मेन है। तो ओवरऑल पेपर अच्छा था, बाकी आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं, अगर आपने लिखा है आपको मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। आप अपना जो व्यू है वो आप शेयर जरूर करना, सो दैट कि उसकी हेल्प से बाकी स्टूडेंट्स को आइडिया लगे कि हाँ कि भाई सर जो बताते हैं उसमें से कितना आता है कितना नहीं आता है। इस बच्चों को प्रूफ चाहिए होता है बात बात पे, तो प्रूफ मिल जाएगा जब आप सपोर्ट करके बताओगे। तो मैं कितना भी बोलूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन तो क्या है, आप लोग, आपने पढ़ा है, आपने सुना है, आपने देखा है, आप एक्सप्लेन करके उस चीजों को बता सकते हैं। फिलहाल अकाउंट का जो है वो मैं आपको कल से प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें कुछ चीजें और भी मैंने सोची है, वो मैं कल आपको जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि मैंने क्या सोचा है। कुछ नोट्स बना रहा हूं मैं, वो नोट्स मैं प्रोवाइड करने का सोचा हूं, तो वो मैं आपको कैसे भी करके प्रोवाइड करके दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाकी टेंशन लिए बिना तैयारी करते रहना, अकाउंट स्टेट्स में मैं जितना होगा उतना हेल्प कर दूंगा। दो तो आपका पार हो, कहते हैं दो तो आपका नैया पार हो गई है, बाकी दो का भी मैं जितना हो सका उतना करवा दूंगा। और ट्राई करूंगा कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूं, इसलिए आप परेशान नहीं हो। जितना होगा मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो भी मैं बता दूंगा कि भाई नहीं हो पाएगा मुझसे। बाकी कोशिश तो पूरी है, ठीक है, कोशिश तो पूरी है कि जितना हो सकता है उतना हेल्प करूंगा। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।